and I have done my master's in English literature and in linguistics from the University of Punjab in 2015. I am also a professionally certified. I have my TOEFL, ESL diplomas, and I am a public teacher. I have a 14 years experience. Right now, we are going to start our क्लासिकल एंटिक्विटी, मतलब क्लासिकल टाइम में जो इसमें कितना कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से एराज आते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर रेगुलर क्लास आई वांट टू हाईलाइट सम पॉइंट्स जो कि अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि हमने केसेस में देखे हैं कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं. देयर इज़ नो वॉइस इशू. आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर न्यू स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने कहा लेट देम ज्वाइन. अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू पीपीएससी एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसमें आई थिंक एवरी वन नोज द सिलेबस, लेकिन एक दफ़ा मुझे इसको हाईलाइट कर लेने दें. इंट्रोडक्शन इसमें क्या होता है कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस है, तो उसमें क्या है कि फेडरल में जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज होता है और पीपीएससी में थोड़ा सा कुछ और तरीके से होता है. तो पीपीएससी जो है इसमें 20% पोर्शन जो है इट इज़ रिजर्व फॉर जीके. तो जीके में क्या होता है कि उसमें ऑल किस्म के जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, तो आप काइंडली उस पर भी तवज्जो दीजिएगा साथ साथ, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो इस पोर्शन को निगलेक्ट कर देते हैं और उनको बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको साथ साथ इसको आपको बोनस क्लासेस दी जाएंगी. इसकी ग्रामर की भी, ग्रामर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और जीके की भी. तो इंशाल्लाह इसमें आपको जो 80% पोर्शन है, बाकी लिटरेचर का होता है, लिटरेचर में कुछ पोर्शन आ जाता है, 10 से 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, एंड विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीपीएससी इन लिंग्विस्टिक पोर्शन. तो क्वालिफिकेशन अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब वी हैव फेस सम केसेस दैट student who has done his intermediate and he was asking that he wants to apply for literature. तो उसको हमने बताया कि जी जी खान, हाँ जी खान, क्या क्वेश्चन है? प्लीज यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज आंसर रेज योर क्वेश्चन और यू कैन वेट. आपको 10 मिनट एंड पे दिए जाएंगे, आप उसमें अपने सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा. ठीक है जी. तो इसके लिए ये है कि आपका बैचलर जो है वो 16 years क्वालिफिकेशन लिखा होता है कि आपकी 16 years क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड बी एड एंड एम एड इज़ नॉट नेसेसरी. उसके बाद सिलेबस आपको मैंने पहले से बता दिया है, तो हम जो फोकस करने वाले हैं उन जिन चीज़ों पे वो हमारे पास हो जाएंगी. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा और हम इसे शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द ग्रीक लिटरेचर. तो ग्रीक लिटरेचर आज हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं.
उसके बाद जो पोस्ट मॉडर्न है इस पे हम पढ़ेंगे। और ये आपने याद रखना है कि आपको जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए कि किस कंसेप्ट में क्या बात कही जा रही है, क्योंकि वो आमतौर पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही किए जाते हैं, सीधे सीधे उठा के क्वेश्चंस नहीं दे देते वो। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ जॉनरास, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आमतौर पे कि वो किस एज में कौन सा जॉनरा जो वो था डोमिनेंट था, या उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। लिटरेरी टर्म्स हम इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच अक्सर पूछ लेते हैं, वो वाली फिगर्स ऑफ स्पीच जो हम आमतौर पर निगलेक्ट कर देते हैं, या जिनको जो हमें तंग कर रही होती हैं, सेम होती हैं, वो भी उन पे स्पेशली फोकस करेंगे। बायोग्राफीज राइटर्स की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनके जो शॉकिंग या कुछ अपीलिंग जो चीज़ें हैं ना, वो इंशाल्लाह अ, अ, हम देखने वाले हैं। मेजर राइटिंग्स हम इंशाल्लाह हर एज की जो मेजर राइटिंग्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद लिटरेरी सीरीज है, जो 7-8 लिटरेरी सीरीज हैं उनको उनको देखेंगे। और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेचर इंग्लिश में क्या फ़र्क है, ये हम इंशाल्लाह भी देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन भी हम इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ स्लाइड्स थी, आप लोग अपने सब पढ़ सकते हैं इसको जी। पीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है और लिटरेचर इन इंग्लिश में क्या फ़र्क है, तो इंग्लिश लिटरेचर में वो तमाम बुक्स आ जाएंगी जो कि ब्रिटिश लोगों ने लिखी हैं, जिनकी अपनी ज़ुबान इंग्लिश है, जिनकी नेटिव ज़ुबान इंग्लिश है। दैट लिटरेचर इज कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर। और हम लोग जो हैं अदर देन नेटिव्स जो हैं वो कहलाते हैं इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं उनको हम कहते हैं लिटरेचर इंग्लिश को कहा जाता है। अब शॉर्टकट में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ ताकि आप लोग जो हैं अ, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। ठीक है, तो अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है दैट इज व्हाई ग्रीक लिटरेचर। तो आई आई विश इफ सम वन ऑफ यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई ग्रीक लिटरेचर। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, बट व्हाई वी रीड ग्रीक लिटरेचर? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है कि हम ग्रीक लिटरेचर से क्यों शुरू करते हैं? ओके, तो जो ग्रीक लिटरेचर है इधर से हम इसलिए शुरू करते हैं क्यों। अच्छा, कुछ लोग आप में से वो लोग हैं जिन्होंने ये क्लास पहले ले ली हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ये क्लास फर्स्ट टाइम ली होती है दे आल्सो नीड रिवीजन, तो उनकी रिवीजन हो जाएगी। अब ग्रीक लिटरेचर जो है ये हम जहाँ से इसलिए शुरू करते हैं कि जितने भी हमारे पास जॉनराज हैं उनको चेंज करने का जो काम है वो ग्रीक लिटरेचर ने ही किया था 1453 में, जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाता है। उस टाइम पे उससे पहले जो थी पोइट्री, सॉरी, जितना भी लिटरेचर था यूरोप में वो सारा डेवलप हो रहा था कल्चर के हवाले से या फिर रिलीजन के हवाले से। लेकिन ये जो है इसने चेंज कर दिया था सारा सिनेरियो, पूरी दुनिया का सिनेरियो इसने चेंज कर दिया था। लोगों को जो ग्रीक और रोमन मिथ्स मिली थी उससे लोगों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था लोगों को। जो उसके अलावा जो एरिस्टोटल की बुक है पोइटिक्स, उसने ड्रामा का जो स्ट्रक्चर था वो टोटली चेंज कर दिया था। ठीक है, उससे पहले आपने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में 3M चल रहे थे, तो वो सब कुछ था। अब अगर हम शुरू करते हैं ग्रीक को शुरू करते हैं ग्रीक को, तो ये सारा जो टाइम है ये क्लासिकल में चला जाता है। लेकिन इसमें भी अगर इसको हम थोड़ा नैरोली इसको डिफाइन करें तो इसमें कुछ ये 4 एजेस बनती हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन वी हैव आर्काइक पीरियड, क्लासिकल, हेलेनिस्टिक एंड ग्रीशो रोमन पीरियड। सो वी आर गोइंग to start from the very first age, that is called archaic period, and it is roughly started, you cannot definitely say 800, but roughly we can say सीसरा भी आप कह सकते हैं 800 से लेके 480 बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम है। अब इससे पहले जो टाइम है ग्रीस का, इससे पहले का जो टाइम है ग्रीस का, उसमें क्या था, तो मतलब अगर इसकी आप डिटेल हिस्ट्री पढ़ें तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए आपको बता रही हूँ। तो ये तकरीबन 9.6 मिलियन ईयर्स अगो जो हैं ये लोग मौजूद थे जहाँ पे हमें लाइफ के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, लेकिन हम वहाँ उन सब पे ज़ाहिर नहीं जा रहे हैं।
अब क्या है कि इनका जो तकरीबन टाइम पीरियड है 13,000 से लेके 1100 तक का जो इनका टाइम है, 31,000 बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम है वो इनका स्टोन एज कहलाता है। उसके इनके बाद इनकी आ जाती है ब्रोंज एज। अब जी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जो ब्रोंज एज है ना, इसमें ही इनकी हुई थी वो जो ट्रॉय वॉर है, ट्रॉय वॉर हुई थी ब्रोंज एज में। और ब्रोंज एज स्टार्ट होती है 3000 से 1000, आप इसको कह सकते हैं तकरीबन 2000 साल तक ये इनकी चली थी ग्रीस में, और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ थी। ठीक है, तो इस एज में ट्रॉय वॉर हुई थी इंशाल्लाह, जब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर इनका तकरीबन 1 साल का जो टाइम है, सॉरी, तकरीबन 1100 से लेके 800 तक का जो इनका टाइम है वो आ जाता है इनकी डार्क एज, इनकी आ जाती है ग्रीस की डार्क एज आ जाती है। तकरीबन तमाम एजेस में, तमाम कंट्रीज में हर एज किसी की एक डार्क एज आई है जिसमें वो पर्टिकुलर कंट्री जो था वो अंडरग्राउंड चला गया था। हम नहीं जानते कि उस टाइम पे उनके साथ क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या कल्चर था, लिटरेचर था, कुछ भी हमें नहीं पता। तो ग्रीस का जो डार्क एज पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1100 to 800 बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम है ना, ये होता है। डार्क के बाद एज के बाद फिर हमारे पास आती है द वेरी फर्स्ट एज दैट वी आर गोइंग टू रीड हियर इज द आर्काइक पीरियड। और आर्काइक पीरियड का मतलब है कि ये यानी कि बहुत पुराना जो टाइम है ना उसको आर्काइक कहते हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम में क्या हुआ था, वो हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह। शॉर्ट्स हम देखेंगे जो पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीज़ें हम देखेंगे। वैसे इसकी बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री है लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ही और शी कैन कंटेक्ट मी पर्सनली, तो मैं उसको गाइड कर दूंगी। लेकिन जो पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। अब archaic period जो है दैट इज नॉट एक्चुअली द क्लासिकल एज, इट इज कॉल्ड प्री क्लासिकल एज एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ होमर। अब इसको हम 800 से क्यों शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। क्योंकि इस एज में हम ऐसा माना जाता है, इट माइट बी वेरी पॉसिबल दैट इट इज अ डेट दैट होमर एग्जिस्ट। जब इस टाइम पे जो होमर जो था वो मतलब उसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है, तो इसको खत्म किया जाता है 480 बिफोर क्राइस्ट में, जब पर्शियन जो थे उन्होंने मुस्लिम उन पे वो मतलब ग्रीस को सैक किया था फर्स्ट टाइम, सॉरी सेकंड टाइम जब उन्होंने इसको सैक किया था, तब का जो टाइम है इसको हम कहते हैं उस तक इसको बाउंड किया जाता है। उसके बाद 480 से लेके अलेक्जेंडर तक का जो टाइम है, उसकी डेथ तक का जो टाइम है वो क्लासिकल एज कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस टाइम पे इनका रिलीजन क्या था। तो ऑलमोस्ट तमाम क्लासिकल एज में इनका जो रिलीजन है वो चेंज नहीं हुआ, रिलीजन इनका सेम ही रहा है। ठीक है, तो रिलीजन के वाले से हम शॉर्ट से इनकी बात कर लेंगे जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसका ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं देखने वाले। ठीक है, तो इनका ये था कि इनका जो लिटरेचर सॉरी रिलीजन था वो मतलब ये पॉलीथिज्म थे। पॉलीथिज्म होते हैं कि जो लोग एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं उनको हम पॉलीथिज्म कहते हैं। और ये लोग जो थे ये मल्टीपल डिटीज पे आपको पता है यकीन रखते थे। और जो अपोलो है इनका, और जो ज्यूस है, ये इनके ज्यूस तो हाईएस्ट हाईएस्ट समझा जाता है। और इनके जो गॉड एंड गॉडेसेस थे वो हर सिटी का अलग अलग गॉड होता था, हर सिटी का अलग अलग गॉड होता था, गॉड होता था या गॉडेस होती थी। उसके बाद इनका शॉर्ट्स हम देख लेते हैं। इनकी ज्योग्राफी जो थी, ज्योग्राफी में इनका जो था ये मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द रह रहे थे ये लोग। उस टाइम पे देयर वाज नॉट पाइप वाटर, सो दे हैव टू सो पॉपुलेशन विल हैव टू रेजिडेंट अलोंग साइड रिवर्स और सीज। तो जो सीज या उसके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे थे। और ये एक एथनिक ग्रुप था। एथनिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि किसी ना किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी की वजह से वो लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं। पर्टिकुलर क्वालिटी उनकी हो सकती है, आज इट कैन बी अ रेस, इट कैन बी लैंग्वेज, रिलीजन, एवरीथिंग, कल्चर, जो कुछ भी उनकी चीज जो थी वो उनकी सेम होती थी, तो उसको हम एथनिक ग्रुप कह लेते हैं। तो ये एक एथनिक ग्रुप था जो कि मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द रह रहा था। और कुछ आइलैंड्स पे भी लोग, कुछ इनके जो ना वो इनके बहन भाई रह रहे थे, इनके कुछ जन के कुंबे के लोग रह रहे थे। ठीक है, जो मैं आपको शॉर्टकट्स में बता रही हूँ। अब ये लोग जो थे इनकी एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो ये था कि वहाँ पे कोई एक यूनिफाइड रूलर नहीं था। उसकी दो वजूहात आमतौर पर जो हिस्टोरियंस बयान करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कि वो लोग जो थे हो सकता है कि वो लोग चाहते थे कि अगर कोई एक भी कोई जालिम हुक्मरान हम पर आ गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई हम पर हुक्मरानी करे। तो हर जो सिटी था उसने अपनी अलग अलग से स्टेट बनाई हुई थी। और जो दूसरी बड़ी पॉसिबल
बयां जाती है, उसमें ये है कि हो सकता है कि वो लोग जो थे। सॉरी, आई हैव अ बैड थॉट, तो उस वजह से कुछ आपको इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसमें एक तो वजह मैंने आपको बता दी है, एंड द सेकंड रीजन इज दैट द माउंटेनियस एरिया वाज अ बिग रिस्ट्रिक्शन टू मेक टू लेट देम बिल्ड अप अ सिंगल यूनिफाइड रूलर और गवर्नमेंट। तो मतलब पहाड़ आ जाते थे रास्ते में, और उस जमाने में आपको पता कम्युनिकेशन का ऐसा सिस्टम नहीं था। तो जो जो बेबोलियंस थे, ये स्ट्रक्चर उन्होंने शुरू किया था। तो मतलब उस टाइम पे ये जो था ना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कि मतलब एक बड़ी हाईली फाई चीज नहीं थी कि यार ये क्या चीज हो रही है। उस जमाने में ऐसा चलता था, और भी जगहों पे जो स्ट्रक्चर चल रहा था, तो इन्होंने भी इसी स्ट्रक्चर को यूज किया था। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हेलेनिस्टिक ग्रीस और ग्रीक में फर्क क्या होता है। तो हेलेनिस्टिक जो है, जितना भी जो हेलेनिस्टिक्स हैं, ये लोग खुद को हेलेनिस्टिक कहा जाता था, बिकॉज दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हेलेन। हेलेन के डिसेंडेंट है ये। और इसी वजह से ये एथनिक ग्रुप भी कहलाता है, क्योंकि इनकी जो कल्चर वगैरह था वो सेम था। ग्रीस इसका जो नेम है, ग्रीस जो है इट इज अ नाउन, एंड ग्रीक इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि जैसे हम कहते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, तो ये लोग अपने नाम के साथ जब इनको कुछ लगाना था, तो ये ग्रीस लैंग्वेज नहीं कहते, ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लिटरेचर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ग्रीस लैंग्वेज, ग्रीक ही यूज करते हैं जी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि वाई ओरल ट्रेडिशन, उस जमाने में ओरल ट्रेडिशन क्यों चल रही थी इनकी। तो उसमें ये था कि ये लोग जो थे ये समझते थे कि जो जुबान, जो वर्ड्स हम लिख लेते हैं, वो डेड हो जाते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। लिहाजा जब तक अल्फाज मतलब हम बोलते रहते हैं, तो वो अलाइव रहते हैं। ये इनका एक वो मिथ थी इनकी। तो इस वजह से जो थो ये लोग जो थे इस ओरल ट्रेडिशन पे ज्यादा बिलीव रखते थे। नेक्स्ट वी हैव ओलंपिक गेम्स। तो इस ये वो टाइम है जबकि आप इस एज में देखेंगे बहुत सी चीजें थी, बहुत से जॉनरास जो हैं, और बहुत सी चीजें जो थी वो होमरी के, सॉरी हाँ जी, होमरी के एज में चीजें डेवलप होकर हमारे सामने आई थी। और उसमें से एक ओलंपिक गेम्स भी हैं। उस टाइम पे उनके उनके पास चार मेजर किस्म की गेम्स थी, जिनमें से एक ओलंपिक गेम्स है। ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स जो थी ये स्टार्ट हुई थी इनके, हाँ जी, 778 टू 393 AD तक ये चलती रही थी इनकी। और फिर दरमियान में इनको एंड कर दिया गया था, और फिर 1503 AD में दोबारा से इनको शुरू किया गया था। सॉरी, 1896 में दोबारा शुरू किया गया था, 1503 सालों के बाद। यानी कि इस टाइम पे ओलंपिक गेम्स शुरू हुई थी। और और वो चलती रही थी 393 तक। और फिर उसके बाद इनको बंद कर दिया गया था। और जब ये उधर कोई फायर वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था, और उसके बाद फिर इसको 1896 में दोबारा शुरू किया गया है। ठीक है। ये शॉर्ट्स इनका था। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इनका जो लिटरेचर है उसको हम देख लेते हैं। जो इनका लिटरेचर था वो उस टाइम पे, जो ये वाला जो टाइम है अर्काइक पीरियड जो है ना, इसको लिरिकल पोइट्री का टाइम कहा जाता है। तो इसमें लिरिकल पोइट्री डोमिनेंट थी। तो इसमें हमारे पास 9 लिरिकल पोइट्स जो हैं, उनमें उन सब के नाम याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि उस टाइम पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स जो थे लिरिकल पोइट्री में, वन वाज सैफो ऑफ लेस्बोस, एंड द सेकंड वन इज पिंडार ऑफ थीब्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनको 9 लिरिकल पोइट्स में डाला जाता है। और ये अब ये लिरिकल पोइट्री क्या होती थी, लिरिकल पोइट्री जो असल में ये एक लायर जो था, LYRE, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, जिसको जिसकी वजह से इसको मतलब इसके साथ जो पोइट्री इस्तेमाल की जाती थी उसको लिरिकल पोइट्री कहा जाता था। और इसमें इमोशंस बयान किए जाते थे। लिरिकल पोइट्री जो थी इसमें इमोशंस जो थे वो अपने लोग शो ऑफ करवाते थे। ड्रामा इसमें आ जाता है। इस एज में ड्रामा जो था वो ऐसे डेवलप नहीं हुआ था, बट इट वाज टेकिंग इट्स प्लेस, अपनी ये मतलब बर्थ की शक्ल में था। तो ट्रेजेडी में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आते हैं वो एसोप है और थेस्पिस है। अब एसोप जो है इसने भी कोई ड्रामास नहीं लिखे हैं, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये भी फर्स्ट ऑफ द ट्रेजेडियंस हैं, क्योंकि इसने लोगों को वो दिए थे, फैबल्स दिए थे लोगों को, और ये फैबल्स खुद भी लिखा करता था। थेस्पिस है। थेस्पी जो है इसको माना जाता है फादर ऑफ ट्रेजेडी। तो असल में इसने भी कोई ड्रामाज नहीं लिखे थे, इसने भी कोई ड्रामाज
नहीं लिखे थे, लेकिन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बंदा जो था, ये इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था। आपको पता है कि उस टाइम पे कोरस हुआ करता था, कोरस से ही ट्रेजिडी ने अपनी ट्रेजिडी, कॉमेडी और सिटायर ने अपनी ये मौजूदा शक्ल ली है। उससे पहले कोरस जो थे वो इनके मजहबी त्यौहार हुआ करते थे। डायनासिस का जो होता था उसमें जो लोग जो थे वो अपने गाने गाया करते थे। तो उसमें फिर जो कोरस होता था वो कोई ना कोई कहानियां सुनाया करता था, कोई ना कोई, जैसे हम लोग भी मतलब नात वगैरह पढ़ते हैं ना, इस तरह करके उनका कोई स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो उसमें कोई ना कोई जो स्टोरी आ जाती थी, कोई ना कोई मिथ आ जाती थी किसी गॉड गॉडेसेस की। तो उसके जो कहीं कहीं पे हीरो के या जो प्रोटैगनिस्ट होता था उसके जो वर्ड्स होते थे, जो उसका डायलॉग होता था, उसको प्रोनाउंस करने के लिए ये जो थेस्पिस बंदा है, ही वाज इन कोरस। तो उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि जो हीरो के वर्ड्स हैं, बजाय इसको कि हम उसको एज पोएम गाएं, हम क्यों ना उसको डायलॉग की शक्ल में गा लें। तो इसका जो आइडिया लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद फिर ये जो इसको कहा जाता है कि इसने बुनियाद रखी थी ट्रेजिडी की यहाँ से। उसके बाद कॉमेडी में हमारे पास जो नाम आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है पीपीएससी के लिए, मैंने वैसे लिख दिए हैं। सटायर में भी कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दी है। बट द नेक्स्ट जॉनर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एपिक। तो एपिक पोएट्री जो थी ये क्या थी? एपिक पोएट्री में जो इसको नैरेटिव पोएट्री कहा जाता था। उस टाइम पे लोग मतलब जब सफर वगैरह कर रहे होते थे तो उनके पास गैजेट्स तो नहीं होते थे, तो फिर में से कोई एक बंदा जो था वो लंबी लंबी कहानियां जो थी ना वो सुनाया करता था। तो इसको बड़ा पसंद भी किया जाता था उस टाइम पे। एपिक मोस्ट इंपोर्टेंट था उस टाइम पे। तो इलियड और ओडिसी हम पढ़ने वाले हैं बाय होमर, और हीसियड का हम कोई वर्क नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसने थियोगनी और वर्क्स एंड डेज लिखा था। तो थियोगनी में जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस का जो फैमिली ट्री है, अगर वो आपने कंफर्म करना हो, आप किसी पे रिलाई कर सकते हैं, देन यू विल हैव टू टर्न टू थियोगनी बाय हीसियड। Next, we have prose. There is nothing important in this particular genre prose. लेकिन फिलोसफर्स थे उस टाइम पे ज़्यादातर, और फिलोसफर्स के अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, दैट इज पाइथागोरस। तो ये उसी टाइम का बंदा है। तो जो मसला फिसागोरस मतलब मैथ्स में जो आता है वो इसी बंदे ने शुरू किया था, यानी कि उस टाइम का इंसान है, ठीक है। उसके बाद ये क्लासिकल पीरियड जो है ये हम इंशाल्लाह अब शुरू करने वाले हैं। क्लासिकल पीरियड इज एक्चुअली जो क्लासिकल पीरियड है वो उसको कहा जाता है। ये 400 सी आपने देखा होगा पीछे, ये वो टाइम था जब पर्शियन जो थे उन्होंने इसको ग्रीस को सैक कर लिया था। तो फिर जो था अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने फिर अपनी कंट्री के लिए काफ़ी कुछ किया, और 323 में उसकी डेथ हो जाती है, और तभी से इस एज को ख़त्म माना जाता है, क्योंकि इस टाइम के बाद जो था कोई ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ जिसको हम क्लासिकल, यानी कि पीछे वाली जो एज है इसके साथ, सॉरी क्लासिकल एज के साथ इसको हम लिंक कर सकें। इस टाइम पे वी हैव पोइट्री। पोइट्री में हमारे पास ड्रामा, लिरिकल और एपिक थे। प्रोज में हमारे पास ये चीज़ें थी, लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें नहीं करने वाले हैं क्योंकि विल हैव टू फोकस ऑन पीपीएससी। ट्रेजेडी में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, वो सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी। तो इसमें थोड़ा सा आप काइंडली इसको याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर वो पेपर में पूछ लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से कुछ ना कुछ वो पूछ लेते होते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है यहाँ पे, कि जितना भी वर्क हमें मिला है ड्रामेटिकल वर्क वी ऑल हैव टुडे फ्रॉम ग्रीक लिटरेचर, दैट इज फ्रॉम एथेंस। एथेंस से सारा वर्क मिला है, उनकी दीवारों में या उनके मलबे वगैरह से मुझे मिला है। और ये सारे का सारा एटिक डायलैक्ट में है, सारे का सारा एटिक डायलैक्ट में है। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ भी, कि जो ये इस टाइम की जो ट्रेजिडी है, इस टाइम की जो ट्रेजिडी है उसको एटिक ट्रेजिडी, आई विश कि आप इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो एथेंस से सारा हमें जो मिला है एटिक डायलैक्ट में था, और इसके अलावा इसको एटिक ट्रेजिडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायलैक्ट ये था। अब इसके अलावा जो पर्टिकुलर हम जॉनरा की बात करें ट्रेजिडी की, तो ट्रेजिडी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुआ करती थी वो ये था कि इसमें जो इसका स्ट्रक्चर था उसमें एक प्रोलॉग होता था, पैराडोस होता था, एपिसोड्स होती थी और एक्सोड्स होता था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिओक्स एक्स मैकिना होता था इसमें। अब इसमें क्या होता था कि जब हीरो कहीं पे आके फंस जाता था तो उसकी हेल्प करने के लिए गॉड एंड गॉडेसेस जो थे वो किसी ना किसी एक्टर जो था, कोई ना कोई एक्टर जो था वो किसी गॉड गॉडेसेस की मतलब उनका मास्क वगैरह लगा के तो देता था, और उसको किसी ऊपर वाली जगह से मतलब इनपुट किया जाता था, इंस्टॉल किया जाता था ऑन द स्टेज। ये
तासुर देने के लिए कि ये गॉड गॉडेसेस हैं, ये ऊपर से आए हैं, हेवन से आए हैं। तो इस वजह से दी डियोक्स एक्स मकीना जो है ये टर्म वहां से निकली है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, दैट इज इस्किलीज। कुछ लोग इसको एशलिस भी पढ़ते हैं, तो दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इस्किलीज इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका हम एगामेमनॉन पढ़ने वाले हैं। एगामेमनॉन हम क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज पीपीएससी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर जॉनरा, दिस पर्टिकुलर ड्रामा फ्रॉम इस्किलीज। सेकंड वन, यू नो, एवरीवन नो दिस इडिपस टेक्स्ट ट्रॉलॉजी है, लेकिन हम सिर्फ इडिपस द किंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें वो जो हमारे सिलेबस में भी शामिल है, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। यूरोपिडीज ट्रोजन वुमेन जो है, इसका हम ये पढ़ने वाले हैं। सेटायर में हमारे पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन सोफोक्लीस और यूरोपिडीज जो हैं इनके थोड़े बहुत स्टायर हमें मिले हैं। लेकिन यूरोपिडीज जो है इसका सिर्फ एक ही वर्क मिला है उस टाइम पे, साइक्लोप्स जिसका नाम है, साइक्लोप्स बाय यूरोपिडीज। और ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है, एक ही वर्क है जो पूरे का पूरा हमें मिला है। बाकी जो कुछ भी मिला है वो फ्रेगमेंट्स की शक्ल में है। मतलब इतना थोड़ा है कि उसको हम किसी कैटेगरी में रख नहीं सकते हैं। तो सोफोक्लीस का एक वर्क मिला है 1912 में, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट सेटायर। कॉमेडी जो थी, तो कॉमेडी में कुछ राइटर्स हैं, लेकिन हमने जो फोकस करना है दैट इज एरिस्टोफेनीज। जो फर्स्ट राइटर आपको नजर आ रहा है एरिस्टोफेनीज, ये जो है इस बंदे ने काफी सारा वर्क किया। और इसने मतलब ये एक और चीज आप देखिएगा कि जितना भी हमें स्ट्रक्चर वगैरह का पता चला ना, वो एरिस्टोफेनीज कॉमेडियन था ये बंदा, लेकिन इसने जो वर्क किया है वो हमें इस ग्रीक लिटरेचर को और ग्रीक जो उनका स्ट्रक्चर था उसको समझने में जो जितनी भी हेल्प हमें मिली है, उसमें एरिस्टोफेनीज का भी बड़ा हाथ है, ठीक है। फिर उसके बाद यूरोपिडीज है। इसने ट्रेजाई कॉमेडी जो है उसकी बुनियाद इसने शुरू की थी। प्रॉब्लम प्ले के नाम से काम करना शुरू किया था, लेकिन ऐसा हमें कोई ऐसा वर्क नहीं मिला और ना ही हमारे सिलेबस में शामिल है। लेकिन ट्रेजाई कॉमेडी जो है इस टाइम पे शुरू हो चुकी थी। प्रोज में हमारे पास सोक्रेटिस है, प्लेटो है एंड अरिस्टोटल। तो हम सिर्फ प्रोज में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं पोएटिक्स को, इंशाल्लाह हम इसको देखने वाले हैं। उसके बाद हिस्ट्री में आप आ जाएंगे तो हेरोडोटस है और थ्योसिडिडीज है। जेनोफोन है, लेकिन हम सिर्फ दो को पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। हेरोडोटस और थ्योसिडिडीज जो हैं ये दोनों हिस्टोरियंस थे। और इनमें जो हेरोडोटस है वो कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री एंड फादर ऑफ लाइज, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मिला, जहां से भी मिला, ये कंपोज करता गया। और जो थ्यूसिडिडीज है, इसको थ्यूसिडिडीज को समझा जाता है कि इसने एक प्योर साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद इस बंदे ने रखी थी, ठीक है। और एल्स वी आर नॉट गोइंग टू रीड देयर। हेलेनिस्टिक पीरियड आ जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद का जो टाइम है, और 140 तक का जो टाइम पीरियड है, ये हमारा काउंट किया जाता है हेलेनिस्टिक पीरियड में। इस टाइम में क्या हुआ था कि जितना भी ग्रीस था, जितना भी ग्रीस था उसको जो रोमन्स थे वो ग्रेजुअली इसको सैक करने की कोशिश कर रहे थे, एंड इवेंचुअली दे सैक्ड इट कम्प्लीटली। तो जो सारे का सारा जो ग्रीस है वो सारा अंडर चला गया था, इसके रोमन के अंडर चला गया था, ठीक है। तो उन्होंने इस टाइम पीरियड को जो है ना वो हम इस तरह से रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास हेलेनिस्टिक पीरियड में हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट राइटिंग्स नहीं है, लेकिन इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज आएगी पीपीएससी के हवाले से। आपने सिर्फ उसका एमसीक्यू वो वाला तैयार करना है, नथिंग एल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रामेटिक पोएट्री। ट्रेजेडी जो थी उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कॉमेडी में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट वी हैव ओनली वन थिंग दैट इज मिनेंडार। इसने क्या किया था, इससे पहले आपको पता, उससे पहले 3 एक्ट प्ले हुआ करते थे। तो एरिस्टोटल ने भी यही कंसेप्ट दिया था, एंड वी नो आल्सो इन इडिपस टेक्स्ट वी हैव द सेम स्ट्रक्चर। लेकिन मिनेंडार जो है इस बंदे ने कंसेप्ट को चेंज किया और इसने इंट्रोड्यूस करवाए थे 5 एक्ट प्ले। तो बस इस पूरे में से आपने सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, एंड दैट इज मिनेंडार, जिसने 5 एक्ट प्ले शुरू करवाए थे। और इस एपिक पोएट्री जो है इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन लूसियस लीवियस एंड्रोनोकिस जो है इसने एक इम्पोर्टेंट काम किया था। जो होमर की ओडिसी है उसको इसने ट्रांसलेट किया था लैटिन में, और लैटिन से फिर लोगों को पूरी दुनिया में ये फैला। नॉवल में हेलेनिस्टिक पीरियड के जो नॉवल है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो हमारे पीपीएससी के हवाले से आपको आए। लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने डाल दिया है कि इस टाइम पे नॉवल लिखना शुरू कर दिया गया था। इस टाइम पे एक मेटामॉर्फोसिस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिलोसफी में हमारे पास सिर्फ जैनो आता है। जैनो का जो नाम है आगे आपको मॉडर्न में मिलेगा, ठीक है। तो वो हेलेनिस्टिक पीरियड का है। फॉर क्राइस्ट, ये वो टाइम है जब जो ग्रीस का आखिरी सिटी स्टेट गया ग्रीक के,
जो इकट्ठे रह रहे थे, और जो रोम है वो हुकूमत कर रहा था ग्रीस पे। और इस टाइम पीरियड में ऐसा स्टार्टिंग नहीं है पीपीएससी के हवाले से, लेकिन मैंने स्लाइड बना दी है। अगर किसी को ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, एंड दे विल बी आउट इट, यू कैन ऐड वट ओन स्लाइड्स, ओके। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो यहाँ पे मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, आप मजीद इसमें शामिल कर सकते हैं। रोमन लिटरेचर को हम देख लेते हैं। रोमन लिटरेचर जो है, रोम जो है, इसकी अगर हम देखें कि इसको शुरू किसने किया था, तो इट वाज एनीस। एनीस जो है, इसने भी असल में रोम को नहीं इसकी मैं आपको रोम की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ था। हाँ जी, दुआ सलमान, एक काइंडली आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आप इसको बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है, ताकि टाइम कम है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ले लेंगे। आप चैट बॉक्स है, इसमें थोड़ा सा इसकी रोमन हिस्ट्री जो है उसको हम देख लेते हैं। तो रोमन हिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो एनीस जो है, उसको माना जाता है कि एनीड जो हम उसके वर्जल की पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह अपने सिलेबस में, शायद उसने रोम को शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने लेविनियम शुरू किया था, लेविनियम। और बाद फिर मतलब डिसेंडेंट्स हैं उन, तो पोम्पे का नाम है। लोग जब तो हुकूमत करना शुरू की, तो उसमें फिर इंग्लैंड भी आया था और ग्रीस भी आया था। तो इन लोगों ने काफी मेहनत की है अपने रोम को स्टेबल करने के लिए। और रोम जो था ये भी एटलीस्ट एक दिन सुपर पावर बन गया था, ठीक है। क्लासिकल एरा जो है इसका अर्ली लैटिन एरा है, जिसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हमारे पास नहीं आती हैं, बस शायद जा सकते हैं रिपोर्ट। तो हम गोल्डन एज क्लासिक है, क्योंकि मैरो है, ठीक है। तो ये जो बंदा है, ये इसने एनीड लिखी जो हमारे सिलेबस में शामिल, और इन काइंडली इन तीनों के बिना आपकी अलग अलग से स्लाइड्स बना दी हैं, ठीक है। तो रोमन एपिक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेलेनिस्टिक पीरियड। अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्रीस है, जब इसको रोम ने कंकर कर लिया था, तो उस टाइम पे जो ग्रीस की जो लिटरेचर था, उनका जो कल्चर था, उनकी जो मिथ्स थी, वो सारी की सारी अडॉप्ट की गई बाय रोमन्स। तो रोमन्स जो थे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और फिर उसको पूरी दुनिया में फैलाया भी, क्योंकि सुपर पावर थे, तो सुपर पावर जहां जहां ये अपने कॉलोनाइजेशन बनाते थे, वहां वहां इनका कल्चर चला जाता था। और इसी दौरान जो थोड़ा बहुत इनका जो अफेक्ट था वो इंग्लैंड पे भी गया, लेकिन वो एक्चुअल में इतना ज्यादा नहीं था। वो बाद में जब 1453 के बाद एक्चुअली इन्होंने इंग्लैंड को हिट किया था। लिरिक्स में, पेस्टोरल पोइट्री में, ड्रामेटिक, मतलब और कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जिसमें हम पीपीएससी के वाले से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिल्वर एज इनकी आ जाती है। सिल्वर एज में भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन सैनिका द यंगर जो है, इसका नाम आपने याद रखना है इस एज में। वो बंदा फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेजिडी में जाते हैं जानरा में, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोज में है हमारे पास ये प्रोज में जो सेकंड वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसमें इस बंदे ने ल्यूसियस एप्लियस जो है, एप्लियस जो है, इसने एक नॉवल लिखा था गोल्डन एज के नाम से। ये एक मतलब कॉमिक नॉवल आप कह सकते हैं ये था, क्योंकि इसमें इसने कॉमेडी बड़ी ज्यादा दिखाई हुई है, और जो इसको बॉडी कॉमेडी, ब्लू कॉमेडी और रिबेलरी जो है, वो इसी को बुनियाद समझा जाता है। एक वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिथ आपने टर्म सुनी होगी, मेटामॉर्फोसिस लिटरेचर में,
वो भी जो है इसी बंदे ने शुरू की थी। तो बस इसको इस हवाले से आपने याद रखना है। फिलोसफी में हमारे पास द सेनेका द जंगर का नाम फिर से आ जाता है। मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो पीपीएससी आपसे डिमांड करता है, ठीक है। तो बाकी हिस्ट्री इनकी बहुत ज्यादा है, तो वो अगर आपको बताने लगेंगे तो शायद आप लोग बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हिस्ट्री की समझ भी नहीं आती है। तो जो पीपीएससी आपसे पूछते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके जो राइटर्स हैं फ्रॉम रोमन लिटरेचर, आई हैव जस्ट लिस्टेड देयर। तो उसमें आप देखिएगा कि मैंने इसमें जो वर्जिल के बाद मैंने प्लूटार्क का नाम भी इसी में आता है। प्लूटार्क आपने सुना होगा कि वो बंदा जिसने मतलब अ, इसका इंग्लैंड में इसने बड़ा अपना इफेक्ट किया था। तो इनको हम इंशाल्लाह सिसरू जो है, ये सिसरू वो बंदा है जिसके जो लेटर्स हैं ये प्लूटार्क ने रीडिस्कवर किए थे। और ये एक फिलोसफर भी था सिसरू जो है, तो इसके जो लेटर्स थे ये लोगों को मिले, और इसी वजह से जो प्लूटार्क है इसको फादर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लोग मैंने इसलिए शामिल कर दिए हैं। इनके बस एक एक दो दो चीज याद रख लिया करें। बाकी जो इलियड बाय होमर, ये अगर अब if you are agree, तो we can start, or otherwise I can take your questions because somebody's have raised their hands, or anything else। हाँ जी, फराज जुबैर आप कह रही हैं कि सेंड द डिटेल हिस्ट्री। तो डिटेल हिस्ट्री और किस किस को चाहिए, क्योंकि ये मैंने उसके नोट्स उसकी मैंने फाइल्स नहीं बनाई हैं। हाँ जी, मुसरत नज़ीर हैं, एक दो बंदी और हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप मेरे से अलग क्लास ले लें, उसमें मैं आपको डिटेल जो इनकी हिस्ट्री है वो बता सकती हूँ, क्योंकि सब लोग जो है ना वो डिटेल हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग की अलग क्लास कर सकते हैं हम, अगर आप सब लोग जो हैं वो क्लास लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर दे, तो वो फिर आप लोग की अलग से मैं जो ना शुरू कर देंगे क्लास। ठीक है, तो हाँ जी, दुआ सलमान आपने हाथ खड़ा किया हुआ था। दुआ सलमान। मुसरत नज़ीर, जुल्करनैन एंड हाँ जी, हक नवाज। व्हाट आर योर क्वेश्चंस, या आपने क्यों हैंड रेज किए हैं? ये चलिए, डिटेल हिस्ट्री के बारे में वो। डिटेल हिस्ट्री जी के जी, लिए क्या? जी जी, डिटेल हिस्ट्री आपको इसको पढ़ने का शौक है? मतलब आपको अच्छा अच्छा लगता है, तो इनकी अलग से क्लास फिर हो सकती है, क्योंकि सब लोग ना इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इतनी थिक हिस्ट्री को। ठीक है मैम, ठीक है मैम, जब ठीक है, रिदम बन जाएगा फिर इंशाल्लाह कांटेक्ट कर हाँ लेंगे। जी, आप क्योंकि अभी मैंने आपको दोबारा क्लास क्लास में ज्वाइन इसलिए भी करवाया क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये न्यू चीज़ें थी, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा में पढ़ने से ना अक्सर लोगों को समझ भी नहीं आती है ये चीज़ें। तो उम्मीद है कि अब आपके जो कंसेप्ट हैं पहले से काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, जो लोग इसको दोबारा से सुन रहे हैं। पहले क्लास नहीं ली थी मैंने, फर्स्ट टाइम ये अटेंड की क्लास, पहले नहीं ली थी। ओके ओके ओके। तो कोई और क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। तो नहीं तो कोई एक और टॉपिक मैं शुरू कर देती हूँ आपका, ठीक है, ताकि आपका 1 घंटा जो है वो कंप्लीट हो जाए, या कोई क्वेश्चन है आपका तो वो ले लेते हैं। अदरवाइज वी कैन स्टार्ट आवर वेरी नेक्स्ट क्लास। लिंग्विस्टिक्स हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है मैम, कर दें। हाँ जी, तो आई एम रियली सॉरी कि दुआ सलमान आपको क्वेश्चन भूल गया है। आप अल्लाह की बंदी हैं, आप उसमें चैट में भेज देती ना तो भूलता ना आपको। इसके शुरू कर दें। अच्छा जी, वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी कैन स्टार्ट राइटिंग्स फ्रॉम क्लासिकल एज और वी कैन स्टार्ट लिंग्विस्टिक्स, द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो क्या शुरू करना चाह रहे हैं? लिंग्विस्टिक्स कर दें। हाँ जी, लिंग्विस्टिक्स का भी जो हमारी वेरी फर्स्ट क्लास है उसी को हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा से। दो तीन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो पहले क्लास ली हुई है, लेकिन हम उसको दोबारा से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो नए लोग हैं उनकी भी थोड़ी सी उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है ये, आप में बहुत से लोग लिंग्विस्टिक्स के भी होंगे, तो क्या वो ये बताएंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। आम तौर पे लोगों को आता होता है, लेकिन वो means जब of क्लास हो रही होती communication है तो बताता कोई भी नहीं है। ma'am, means of communication in written and spoken form। यस, और क्या जो इसमें जो साइंस वगैरह होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, जी जो हम मैम, साइन करते हैं, साइन ex- वगैरह भी आ जाते हैं। जी मैम, सिंपल साइन आते हैं बिल्कुल। जो हम एक्सप्रेशंस, ये इमोजीज भी इसी में आएगा। जी जी। ठीक है, तो ये तो क्लियर है आपको कि व्हाट इज लैंग्वेज। मतलब हम आइदर वी आर यूजिंग स्पीच, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, तो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो सब सब लैंग्वेज में आ जाती हैं। ठीक है, लोगों को बस समझ, हमारा जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए। यस। तो यस मैम। प्रॉपर्टीज जो हैं, जी, प्रॉपर्टीज जो हैं, आई एम यूजिंग वेरी सिंपल वोकैबुलरी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो क्योंकि हमारा जो फोकस है वो पॉइंट्स क्लियर करना है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं या फीचर्स हैं या जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं लैंग्वेज की, वो क्या होती हैं, यानी कि लैंग्वेज जो है वो उसमें क्या क्या चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आर्बिट्रेरीनेस, कि ये किस तरह की होती है, यानी कि ये आर्बिट्रेरीनेस का मतलब जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, आई विश इफ दे कैन एक्सप्लेन इट। हाँ जी, हकनवाज, and we जी मैम। have the other student Zulkarnain. Yes, please, can you explain what is arbitrariness? Can it of से, तो क्या दैट को चाहिए, क्या चाहिए, नो। written a word small, इसमें क्या होता है कि उनमें जो मीनिंग होते हैं उनमें कोई डिफरेंस, सॉरी, कोई उनमें कनेक्शन नहीं होता। क्या हम वो नहीं, नो मैम। इसलिए ताकि कर नो जो एक एंड वो स्पेसिफिक जब जो वो यूज करते हैं एंड जो सेंस
एनिमल्स हैं, तो सिर्फ ह्यूमन जो हैं वो, और ये एक ऐसी ठीक है, स्टूडेंट को कर दे पेपर, बहुत भी जो करते हैं डेप्थ में भी कैसे नहीं पूछता है, इसलिए हम इसको इतनी डेप्थ में पढ़ भी नहीं। ऐसा जो है मतलब होता है तो वो भूख, उसको भूख लगती है, वो रोता है, तो जाते हैं आप समझते हैं कि वो तजर्बे भी किए गए हैं। आप ऐसे 12 साल तक मतलब एक बच्चे they put it they को पाल तो रहा था ना, लेकिन 12 सालों बोल, तो ये एक में होता है कि में लैंग्वेज भी वर्ल्ड हम आर्टिकल हैं तो आती होती है लैंग्वेज इसका मीनिंग, साउंड्स भी कहते हैं चीज में आम कहते हैं लैट, हम आता है उसका मतलब होता है कि if you have को मिला इंग्लिश, तो ये अक्सर मीनिंगफुल एलिमेंट्स होते हैं और होती हैं, जहाँ इसमें वर्ड्स होते हैं, तो ये इसकी डुअलिटी है जिनको पहले जब लिंग्विस्टिक्स में और हम तकरीबन अभी थोड़ी देर पहले हम तो ऐसी हैं जिनमें चाइनीज उसमें कोई लेटर्स नहीं है, दे हैव नो साउंड्स, नो लेटर्स, नो फोनिक्स होते हैं, ठीक, इंग्लिश में हम वर्ड्स भी कह सकते हैं, नहीं बनाते वो, तो आमतौर पर तकरीबन तमाम ज़बानें जो हैं वो सिंबल से मिलकर बनी हैं, जिनको हम लेटर्स भी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी है, तो इसमें क्या है जी कि हम जो हैं नए नए वर्ड्स बड़े बनाते हैं, नए नए वर्ड्स हम बड़े बना लेते हैं लैंग्वेज को यूज करके। तो जो एनिमल्स हैं वो कुछ उनके पास लिमिटेड या स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं, कोड्स होते हैं, लेकिन इंसान जो है वो अनलिमिटेड वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई दैट हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश जुबान में 50,000 लफ्ज हैं या उर्दू जुबान में 30,000 लफ्ज हैं,
क्योंकि लैंग्वेज जो है एक लैंग्वेज लैंग्वेज तभी कहलाती है जब उसमें इलास्टिसिटी होती है एंड इट कैन अब्सॉर्ब न्यू वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर फ्रॉम लास्ट बोनस स्लाइड्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एवोल्यूशन को मानने वाले लोग हैं उनके लिए अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि इतनी परफेक्ट लैंग्वेजेस दुनिया में तकरीबन 7,000 जुबानें बोली जाती हैं, तो इतनी वेरिएशंस लैंग्वेजेस में कैसे आई? क्योंकि ह्यूमन जो है वो इससे इतना पुराना नहीं है जितनी ज्यादा इसकी लैंग्वेजेस हैं। तो अभी तक वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन बीइंग मुस्लिम हमें इस चीज का पता है कि जो हम ऊपर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इनमें से जो कि इस्लाम से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है, जो उनको एवोल्यूशन की वजह से फेस कर हैं। तो उन सबको पता है कि यह आदम अलैहिस्सलाम को अरबिक जुबान दी थी, उस जुबान से वजूद में आई थी। मैंने आपको बता दिया है करेक्टरिस्टिक्स का, और ग्रीक लिटरेचर जो है, क्लासिकल लिटरेचर का, उनकी जो राइटिंग्स है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आज आपको राइटिंग्स करवा दी गई तो आई डोंट थिंक things. So today what you will have to do, you will have to learn all these slides. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इन स्लाइड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं पीपीएससी के हवाले से उनको रोड मेमोराइज कर लीजिए, अपने नोट्स बना लें। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, आप इन्हीं को एडिट करके इन्हीं पे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ताकि आप जो है ये इनको आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वी हैव ओनली 3 minutes, so if you have any questions you please can ask any question if you have। हाँ जी, 2 मिनट आपसे एक गाइडलाइन चाहिए। यस प्लीज मलिक। अच्छा मलिक आप ऐसे करें कि मुझे व्हाट्सअप कर दें क्योंकि आपके वहाँ एंड आई थिंक आई कैन नॉट लिसन टू यू। So everyone is dismissed and to very गुड रमजान। तो काइंडली आप लोग ये एक इम्पोर्टेंट चीजों से पूछते हैं कि वैकेंसीज कब आ रही हैं, वैकेंसीज कब आ रही हैं। तो मतलब मैं इतनी हैरान होती हूँ कि वैकेंसी जब आएंगी तो पीपीएससी आपको सिर्फ 1.5 या 2 महीने देगा। तो 1.5 2 महीने में आप कितनी तैयारी करेंगे? तो काइंडली अभी से तैयारी शुरू करें। आप किसी भी मेंटोर के पास चले जाएं, आप मैथ्स जिन करके मेरे पास आए, किसी के पास भी चले जाएं, आप खुद तैयारी करें, लेकिन एटलीस्ट अपनी तैयारी शुरू रखें। पीपीएससी जो टाइम देता है उसमें जस्ट वी कैन होल सिलेबस। तो 2 माह में कितना सिलेबस आप पढ़ पाएंगे? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 सालों से छोड़ा हुआ है, 10 सालों से छोड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, तो इंतजार कर रहे हैं पीपीएससी की वैकेंसीज आएंगी। तो काइंडली आप जो है ना अपनी तैयारी शुरू रखें, जारी रखें। तो हाँ जी, दुआ सुलमाना आपने अप्लाई किया हुआ है, तो बट यू आर नॉट अटेंडिंग एनी क्लास। तो हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम मैं बुशरा नवाज, मैंने क्लास बहुत लेट ज्वाइन की है, प्लीज़ मुझे स्लाइड शेयर कर देना। Buhara, I'll share slides and recordings too. Okay, माय please नेम just इज बुशरा। but your name on your ID हाँ is यस BUHS। जी, Okay, okay, वो मिस्टेक बाय मिस्टेक हो ठीक है, ठीक नहीं। हो गया। ओके, आपको रिकॉर्डिंग्स जो स्लाइड्स जो है ना वो भेज दी जाएंगी।